हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 2/11/2023 के लिए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। दूसरा है कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय फसाई का प्रशासनिक मंत्रालय है। तीसरा है कि हार्ट अटैक रिवाइंड फसाई का पहला मास मीडिया अभियान है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के फसाई के लक्ष्य का समर्थन करना है। तो ध्यान देना है कि कितने कथन सही नहीं है। ठीक है ना, कितने कथन सही नहीं है ये देखना है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सिर्फ सही नहीं है, पहला कथन और तीसरा कथन सही है। ठीक है, तो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये फसाई जो है प्रशासनिक मंत्रालय है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। कर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, अतः कथन एक सही है। कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय फसाई का प्रशासनिक मंत्रालय है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तीसरा है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। हार्ट अटैक रिमाइंड यह फसाई का पहला मास मीडिया अभियान है जिसका उद्देश्य क्या था उस अधिनियम के अनुसार, क्योंकि अब तो 2023 आ गया ना। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के फसाई के लक्ष्य का समर्थन करना, अतः कथन 3 सही है। भारत में वर्तमान समुद्री सुरक्षा तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की तटीय सुरक्षा त्रिस्तरीय संरचना द्वारा संचालित होती है और भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा पर गश्त करती है। दूसरा है कि भारतीय तटरक्षक बल को 200 समुद्री मील तक गश्त और निगरानी करने का आदेश दिया गया है। राज्य तटीय या समुद्री पुलिस का क्षेत्राधिकार तट से 12 समुद्री मील तक है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? तो सभी 3। ठीक है, ऑप्शन सी। तो भारत में वर्तमान समुद्री सुरक्षा तंत्र वर्तमान में भारत की तटीय सुरक्षा त्रिस्तरीय संरचना द्वारा संचालित होती है। पर भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त करती है, जबकि भारतीय तटरक्षक बल को 200 समुद्री मील यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र तक गश्त और निगरानी करने का आदेश दिया गया। अतः कथन 1 और 2 सही है। करा इसके साथ ही राज्य तटीय या समुद्री पुलिस उथले तटीय क्षेत्रों में नौका से गश्त करती है। एससीपी का क्षेत्राधिकार तट से 12 समुद्री मील तक है और आईसीजी एवं भारतीय नौसेना का क्षेत्रीय जल सहित पूरे समुद्री क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है, अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोफ्लोरेट बनाया है जो सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने में सक्षम है। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अवरक्त दृश्य प्रकाश तथा पराबैंगनी सहित सूर्य के प्रकाश की कई आवृत्तियों को अवशोषित कर सकते हैं। कार्बन नैनोफ्लोरेट जल तापमान अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं जो एक संधारणीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं। अतः कथन केवल नहीं सॉरी, यहाँ पे दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने बेजोड़ दक्षता के साथ सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने में सक्षम कार्बन नैनोफ्लोरेट बनाया है। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट्स 87% के प्रभावशाली प्रकाश अवशोषण दक्षता प्रदर्शित करता है। वह पारंपरिक सौर थर्मल सामग्रियों जो कि आमतौर पर केवल दृश्य और पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं के बिल्कुल विपरीत अवरक्त दृश्य प्रकाश तथा पराबैंगनी सहित सूर्य के प्रकाश की कई आवृत्तियों को अवशोषित कर सकते हैं, अतः कथन 1 सही है। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स की 1 वर्ग मीटर की कोटिंग 1 घंटे के भीतर लगभग 5 लीटर जल को वाष्पित कर सकती है, जो वाणिज्यिक सौर स्थिरांक के प्रदर्शन को पार कर जाती है। कार्बन नैनोफ्लोरेट जल तापमान अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं जो एक संधारणीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं, अतः कथन दूसरा भी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा है कि अनुच्छेद 346 के तहत आधिकारिक संचार में कई भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है।
तो कितने कथन सही नहीं है ढूंढ रहा है, ठीक है ना। तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अनुच्छेद 351 राष्ट्रपति को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने का संकेत शक्ति देता है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 351 केंद्र को सिर्फ पर्सनली राष्ट्रपति को नहीं, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 29 करैया अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, अतः कथन एक सही है। करैया नस्ल, जाति, पंथ, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव पर भी रोक लगाता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 346 करैया आधिकारिक संचार में कई भाषाओं को उपयोग की अनुमति देकर भारत की भाषाई विविधता को मान्यता देता है। यह राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 351 यह केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलन ड'ओर खिताब हासिल किया है। बैलन ड'ओर फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। बैलन ड'ओर पुरस्कार पिछले सीजन में खिलाड़ी के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। चौथा है कि इस पुरस्कार का फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के साथ विलय कर दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? तो होगा यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो सही हो जाएगा उसके कारण। इस पुरस्कार का फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के साथ विलय कर दिया गया था। तो ध्यान देना है कि फीफा वर्ल्ड ऑफ द ईयर के साथ इसका विलय जरूर कर दिया गया था, लेकिन अस्थायी रूप से, ठीक है। बैलन डी और पुरस्कारों पर जो है उसके साथ, ठीक है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। बैलन ड'ओर 2023 लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलन ड'ओर खिताब हासिल किया, जो फुटबॉल इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और एताना बोनमती ने स्पेन की महिला विश्व कप व बार्सिलोना की सफलता में उनके असाधारण योगदान के लिए बैलन ड'ओर फेमिनिन पुरस्कार जीता है, अतः कथन एक सही है। बैलन ड'ओर वर्ष 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार है, अतः कथन 2 सही है। बैलन ड'ओर पुरस्कार पिछले सीजन से खिलाड़ी के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। यह पिछले मानदंडों में एक बदलाव है, ठीक है। इसको छोड़िए, ढक गया है, इसको फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने से अच्छा है इस थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इस पुरस्कार का वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक फीफा वर्ल्ड ऑफ द ईयर के साथ अस्थायी रूप से विलय कर दिया गया था और इसे फीफा बैलन ड'ओर के रूप में जाना जाता है। हालांकि वर्ष 2016 में यह साझेदारी समाप्त हो गई है, अतः कथन 4 सही नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी उच्च न्यायालय के किसी वकील को 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। संविधान द्वारा किसी व्यक्ति की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? कितने कथन सही नहीं है ये ढूंढना है। तो ध्यान देना है कि संविधान द्वारा किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो नहीं, ठीक है। फिर है संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो नहीं किया गया है, इस पे आपको डाउट होगा, क्योंकि 65 वर्ष जो है इसका उम्र निर्धारित किया जाता है। तो ये मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। संविधान के तहत फिक्स आयु नहीं रखा गया, इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के किसी वकील को 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो कथन एक सही है। संविधान द्वारा किसी व्यक्ति के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई, अतः कथन 2 सही नहीं है। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया, अतः कथन 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं।
कर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी गतिविधि का तात्पर्य किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के इरादे से की गई किसी भी कार्रवाई से है। कर यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को आतंकवाद से संबंधित संपत्ति की जब्ती की स्वीकृति देने का अधिकार देता है। कर आतंकवादी के रूप में नामित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी पश्चिमी या किसी अन्य विदेशी खुफिया एजेंसी के साथ साझा नहीं की जा सकती है। तो ध्यान देना है कितने कथन सही है, तो आंसर होगा 1 2। लेकिन तीसरा कथन जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि आतंकवादी के रूप में नामित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी जो है पश्चिमी या किसी अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की जा सकती है। तो केवल 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के अनुसार गैर कानूनी गतिविधि का तात्पर्य किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के इरादे से की गई किसी भी कार्रवाई से है। अतः कथन 1 सही है। यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को आतंकवाद से संबंधित संपत्ति की जब्ती की स्वीकृति देने का अधिकार देता है। अतः कथन 2 सही है। आतंकवादी के रूप में नामित व्यक्ति की व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी पश्चिमी या किसी अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की जा सकती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर आईईडी में विभिन्न प्रकार के घटक शामिल होते हैं, जिनमें एक आरंभकर्ता, स्विच, मैन चार्ज, पावर स्रोत और एक कंटेनर शामिल होता है। दूसरा है उर्वरक, बारूद और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी कई सामान्य रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग आईईडी में विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। कर विस्फोटकों में ईंधन और एक ऑक्सीडाइजर होना चाहिए जो प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो उनको लगता है ये तीनों कथन सही है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज में विभिन्न प्रकार के घटक शामिल होते हैं, जिनमें एक आरंभकर्ता, स्विच, मेन चार्ज, पावर स्रोत और एक कंटेनर शामिल होता है। अतः कथन 1 सही है। कर उर्वरक, बारूद और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी कई सामान्य रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग आईईडी में विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। फिर कह रहा है विस्फोटकों में ईंधन और एक ऑक्सीडाइजर होना चाहिए जो प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। अतः कथन 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत है। दूसरा है कि जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वो पूरे भारत में लागू होता है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। तीसरा है कि एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जांच कर सकती है, जिसमें अपहरण रोधी अधिनियम भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, लेकिन सही नहीं ढूंढना है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने का अधिकार है। तब कथन 1 सही है। पर जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वो पूरे भारत में लागू होता है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। अतः कथन 2 सही है। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जांच कर सकती है, जिसमें अपहरण रोधी अधिनियम भी शामिल है। अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिकली लोक कला से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिकली लोक कला से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन ए केरल, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया, ठीक है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन छूट गया ना। पुलिकली मलयालम में पुली का अर्थ होता है तेंदुआ बाघ और काली का अर्थ होता है केल। एक मनोरंजक लोक कला है जो ओणम उत्सव के चौथे दिन प्रदर्शित की जाती है। यह लोक कला